Israel, go back! Go back! Israel, go back! Go back! Go back! Israel, go back! एक कविता की पंक्ति है कि बेशरम आदमी हो तुम, आज ये भी दुनिया ने बोल दिया, एतबार था जिन पर मुझे, उन्होंने भी राज अपना खोल दिया। दरअसल इन पंक्ति के पीछे का राज ये है कि हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर हमला और अपहरण होने के बाद जब इजराइल ने गजा पर बमबारी की तो महबूबा मुफ्ती भड़क उठी और श्रीनगर में सड़क पर उतरकर फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए विरोध प्रदर्शन करने लगी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करती नजर आई। साथ ही महबूबा ने धमकी देते हुए कहा कि यदि इजराइल का ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो और लोग भी बंदूक उठाएंगे, इससे दुनिया में और अधिक हालात खराब होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इजराइल के जालिमों, फिलिस्तीन को खाली करो। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इजराइल के जालिमों, फिलिस्तीन को खाली करो। अगर महबूबा की नज़र में इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है तो गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है? जितने जोर से महबूबा ने इजराइल को चेतावनी दी, क्या कभी पाकिस्तान को भी कहा है कि पाकिस्तान के जालिमों, कश्मीर को खाली करो? महबूबा मुफ्ती परेशान है गजा से विस्थापित शरणार्थियों के लिए, लेकिन शर्मिंदा नहीं है घाटी से मजहब के नाम पर निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं के लिए। ये दोगलापन महबूबा के अंदर कहाँ से आया? ये राजनीति है या फिर मजहबी संस्कार, या उसे पिता की विरासत को ही आगे बढ़ाना है? क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 29 साल का अरसा घाटी में 40,000 लोगों को लील गया। इसमें 24,000 आतंकी, 7,000 जवान भी है। अगर 5 आतंकी मारे गए तो उनके बदले में एक सुरक्षाकर्मी की जान कश्मीर में गई। मौत का चक्र यहाँ नहीं रुका। मौत का आंकड़ा दिनों दिन अपनी रफ्तार से तेज बढ़ता चला गया। परिणाम स्वरूप नागरिक भी आतंकी की गोलियों का शिकार हुए। अगर इस त्रासदी का गंभीरता से विश्लेषण करें तो पर्दे के पीछे महबूबा मुफ्ती परिवार ही दिखाई देता है। दरअसल इस पूरी त्रासदी की स्क्रिप्ट भी मुफ्ती परिवार ने ही लिखी है, जो भारत देश का एक गृह मंत्री था, जो महबूबा का बाप था, जो महबूबा आज हमास के आतंकवादियों के लिए झंडा उठाई खड़ी है। कैसे इसके पिता ने हंसते खेलते कश्मीर को आग की भट्टी में झोंक दिया था, सिलसिलेवार समझिए। तारीख थी 8 दिसंबर, साल था 1989। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सत्ता संभाले अभी हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर के करीब 3 बजे देश के नए और पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कार्यभार संभालने के बाद पहली बार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 793 किलोमीटर दूर श्रीनगर में देश के गृह मंत्री मुफ्ती की बेटी महबूबा मुफ्ती की छोटी बहन राबिया सईद, जो MBBS का कोर्स पूरा करने के बाद श्रीनगर से इंटर्नशिप कर रही थी, हॉस्पिटल से ड्यूटी पूरी करने के बाद घर के लिए निकली। वो लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। एक वैन नंबर, जिसका नंबर था JFK 677, उसमें सवार हो गई। वैन जैसे ही चानूपुरा चौक के पास पहुंची, उसमें सवार 3 लोगों ने बंदूक के दम पर वैन को रुकवा लिया और रूबिया सईद को उतार कर किनारे खड़ी नीले रंग की मारुति वैन में बैठा लिया। इसके बाद मारुति वहां से निकल गई। कहाँ गई किसी को पता नहीं। हाँ, इस अपहरण का जो मास्टरमाइंड बताया गया उसका नाम जरूर सामने आया था अशफाक वानी। इस अपहरण में कमाल की बात यह हुई कि इस घटना के बाद ना तो वैन के ड्राइवर ने और ना ही किसी और ने इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। करीब 2 घंटे बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण की जानकारी दी। बस फिर क्या था, तमाम लिबरल सेक्युलर तबका दहाड़ देकर रोने लगा। रूबिया के अपहरण से मानो देश में कोहराम मच गया। दिल्ली से श्रीनगर तक, पुलिस से लेकर खुफिया तंत्र तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। अखबारों में सरकार की तरफ से अंदर खाने रूबिया सईद की रिहाई के बदले कुछ आतंकवादियों को रिहा करने या मिलिट्री एक्शन लेने, दोनों तरह की बातें हवा में तैरने लगी। आतंकवादियों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए चैनल तैयार किए जाने लगे। श्रीनगर के जाने माने डॉक्टर AA गुरु को लगाया गया। वहीं दूसरे चैनल के माध्यम से पत्रकार जफर मिराज, अब्दुल गनी लोन की बेटी शबनम लोन और अब्बास अंसारी को भी लगाया गया। एक तीसरा चैनल भी खोला गया। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोतीलाल भट्ट और एडवोकेट मियां कयूम को भी जोड़ा गया। अब मध्यस्थता कर रहे लोगों के अनुसार JKLF की तरफ से रूबिया सईद की रिहाई के बदले 20 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई।
लेकिन बाद में JKLF ने अपनी मांग को घटाकर 7 आतंकवादियों की रिहाई तक सीमित कर दिया। विचार विमर्श चल रहा था। इस कवायद में 5 दिन बीत चुके थे। 8 दिसंबर से शुरू हुआ बैठकों का दौर 13 दिसंबर तक पहुंच चुका था। अब तक रूबिया सहित अपहरणकर्ताओं के चंगुल में थी। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो अब केरल के गवर्नर है, दोनों को दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला लंदन से श्रीनगर लौटे थे। 13 दिसंबर की सुबह मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की मुलाकात दोनों केंद्रीय मंत्रियों से हुई। इस बैठक में रूबिया सईद को रिहा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने की बातें शुरू होने लगी। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को छोड़ने से पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन फिर नानुकुर के बाद अंत में हाँ कर दी। दोपहर होते होते सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया। ये 5 आतंकवादी थे शेख मोहम्मद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, जावेद जरगर, अल्ताफ भट्ट। और इसके कुछ ही घंटों बाद यानी 13 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे अपहरणकर्ताओं ने भी रूबिया सईद को सोनवर स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर पर शाम के 7:30 बजे के आसपास सुरक्षित पहुंचा दिया। रूबिया के अपहरण के 122 घंटे बाद उसकी रिहाई हुई थी। इस अपहरण पे सवाल या निशान और रिहा हुए 5 आतंकवादियों से अधिक मीडिया की खबरों में बाप बेटी के मिलन को तरजीह दी जा रही थी। कोई लिख रहा था रूबिया बाप से लिपट कर रोई, तो किसी ने की खबर थी कि रूबिया से मिलने पर मुफ्ती की आवाज भर्राई हुई थी। लेकिन श्रीनगर में ऐसा कुछ नहीं था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। ये खुशी रूबिया सईद की रिहाई के लिए नहीं थी, बल्कि रिहा किए गए आतंकवादियों के लिए थी। पूरी घाटी में अलगाववाद के नारे गूंजने लगे। हम क्या चाहते, आज़ादी, और जो करें खुदा का खौफ वो उठा ले, क्लासिको जैसे नारे उस दिन श्रीनगर की सड़कों पर सरेआम लगाए जा रहे थे। जैसे ही आतंकवादी छोड़े गए, कश्मीर में पहले से ही अगली पटकथा लिखी जा चुकी थी। कारण इसके बाद तुरंत शुरू हुआ कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार, और देखते ही देखते घाटी हिंदू विहीन होने लगी। जो काम पाकिस्तान 43 सालों में नहीं कर सका था, वो काम मुफ्ती ने 1 साल के भीतर चुटकी में कर दिया। अब पाकिस्तान और आतंकवादियों को समझ आ गया था कि कश्मीर की लीडरशिप की मदद के बिना उनका संघर्ष बेकार है। बताया जाता है कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने घाटी में आतंकवादियों को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाए, लेकिन पहले अपहरण फिर उसके बदले आतंकवादियों की रिहाई ने आतंकवादियों को पनपने का मौका दे दिया। 1990 में फिर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी प्रारंभ हुई, जो घाटी से उनके सफाई पर खत्म हुई। बस फिर क्या था, जान पर खेलकर सुरक्षा बल घाटी से आतंकवादियों को पकड़ते और लीडरशिप के अपहरण के नाटक से उन्हें छोड़ना पड़ता। 1989 से लेकर कंधार विमान अपहरण तक एक लंबा दौर अपहरण का चला। इस बात का खुलासा पिछले दिनों घाटी के एक अलगाववादी नेता हिलाल वार की किताब द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में खुलासा हुआ कि रूबिया का अपहरण महज एक राजनीतिक नाटक था। अगर वीपी सिंह की सरकार ने रूबिया सईद के मामले में घुटने नहीं टेके होते तो शायद आतंकवादियों को इतनी सेल नहीं मिल पाती और न कश्मीर से पंडित बाहर निकाले जाते। अचानक मस्जिदों से नफरत भरे नारे गूंजने लगे थे। फिर वो बात सुनाई पड़ी जिसने कश्मीरी हिंदुओं में खौफ भर दिया कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन हिंदू आदमियों के बगैर हिंदू औरतों के संग औरतों के साथ बलात्कार होने लगा। कई जान पहचान की लड़कियां गायब हो गई। उनके परिवार भी नहीं जानते कि उनका क्या हुआ। किसी की लाश दरिया में फूल कर तैरती ही मिली, ऐसे जैसे चढ़ावे का फूल तैरता हो। जब अपने ही घर में शिकारी घुस आए तो सड़कों पर भटकना ठीक होता है। कश्मीरी पंडितों के परिवार उस रात बाहर निकल आए। पहले जम्मू के शरणार्थी कैंपों में रहे। कश्मीर से निकले वो लोग बिखर तो गए, कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ बस गया, सब बिखर गया। आज भी डल झील से गहरा पानी उन बूढ़ी आंखों में तैरता दिखाई दे जाता है जिन्हें पहुंचने की किसी में हिम्मत नहीं। जो महबूबा आज इजराइल की कार्रवाई को जालिमों की कार्रवाई बता रही है, क्या वो बता सकती है कि उसके बाप ने आतंकवादियों को छोड़कर कश्मीर में सुरक्षा बलों को ना भेजकर कौन सा काम किया था? क्या वो बता सकती है अगर इजराइल मुसलमानों की जगह है तो कश्मीर घाटी किसकी जगह है? या जहाँ मुस्लिम बस जाए वो जगह उसकी, और जहाँ काफिर का घर हो वो जगह भी उसकी? कश्मीर के जालिमों, कुछ तो शर्म करो।